वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशिमा शर्मा और इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक खूबसूरत कोट के साथ। स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। देखिए, प्रोग्रेस क्या होता है? इट इज़ समथिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड एवरी डे, और परफेक्शन का कोई हाई एंड नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या देखना है, हमें बस जब हम कोई काम कर रहे हैं या कोई चीज़ सीख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें बस हर बार यही देखना होता है कि क्या आज मैंने कुछ प्रोग्रेस किया, क्या पिछली बार से मेरे इस बार काम करने में कोई इम्प्रूवमेंट थी या नहीं। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्या होता है कि प्रोग्रेस करते करते परफेक्शन तो आ ही जाता है। बैंकिंग इन इंडिया सीरीज़ के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एनपीए और ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे आरबीआई के फ्रेमवर्क्स के बारे में कि आरबीआई किन किन सॉल्यूशंस के साथ आया ये एनपीए की प्रॉब्लम को डील करने के लिए। तो इसमें हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे, जैसे कि एसेट क्वालिटी रिव्यू, 5 to 25 रीफाइनेंसिंग, एसडीआर, S4A। तो ये अलग अलग रेजोल्यूशन हैं जो टाइम टू टाइम आरबीआई के द्वारा लिए गए थे एनपीए से डील करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट क्वालिटी रिव्यूज़ की। एसेट क्वालिटी रिव्यू, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एसेट की क्वालिटीज़ को रिव्यू करना। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बैंक्स जितना भी लोन देते हैं, जो भी मनी लेंड करते हैं बोरोवर को, वो बैंक्स के लिए क्या होते हैं? एसेट होते हैं। जब तक वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें स्टैंडर्ड एसेट्स कहा जाता है, और जब वो परफॉर्म करना बंद कर देते हैं तो फिर हम उन्हें एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो यही चीज़ होती है कि शुरू में क्या होता था कि बैंक्स अपनी रेपुटेशन को, बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए डिस्क्लोज़ नहीं करते थे आपके एसेट्स की क्वालिटीज़, या फिर आप कह सकते हैं कि एनपीएज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता था। तो जिस तरह से एनपीएज़ बढ़ रहे थे, तो आरबीआई ने क्या किया कि 2015 और 16 में दे केम अप विद अ रेक्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। उन्होंने क्या कहा कि जो आरबीआई है वो इंस्पेक्शन करेगा बैंक्स की जाके, और उनमें क्या देखेगा? एसेट की क्वालिटीज़ को डायग्नोस करने की कोशिश करेगा, देखेगा कि एसेट्स की क्या क्वालिटी चल रही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आरबीआई को लगता है कि कोई भी प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है एसेट्स का, तो वो सारी चीज़ों की यहाँ पे जांच हो जाती है। अगर हम बात करें कंक्लूजन की कि एसेट क्वालिटी रिव्यू के बाद क्या चीज़ सामने आई, तो दैट वाज लॉसेस फॉर द बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले एनपीए को अच्छे से क्लासिफाई नहीं किया जा रहा था, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था। बट आफ्टर एसेट क्वालिटी रिव्यूज़ एनपीएज सामने आने लगे, और इट रिजल्टेड इन टू द माउंटिंग लॉसेस फॉर द बैंकिंग सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आया 5 to 25 रीफाइनेंसिंग। इसमें क्या था कि अगर आपका जो लोन है 10 से 12 साल तक वैसे लोन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और यही उनका टाइम पीरियड रहता था कि 10 से 12 साल के बाद आपको क्या करना है? लोन वापस लौटा देना है। लेकिन जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती थी, इनका क्या होता था कि बहुत लंबे टाइम तक इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं, राइट? तो इनको क्या होता था कि इतने शॉर्ट स्पैन में रीपेमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था, जिसकी वजह से क्या है कि जो आपका जो एसेट है इट विल गो इनटू द लॉस कैटेगरी। तो इस चीज़ से बचाने के लिए बैंकिंग ने क्या किया कि जो आपका जो ये लोन का जो टाइम पीरियड है इट विल बी स्ट्रेच टू 20 to 25 ईयर्स की, उसको जो वो 10 या 12 साल तक का जो लोन है उसकी जो अवधि है वो क्या कर दी जाएगी, 20 से 25 साल तक बढ़ा दी जाएगी। देखिए, एक होता है ना कि अगर हम किसी की मोहलत बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर हम किसी की डेडलाइंस बढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या रहता है, एक्सपेक्टेशंस रहता है, होप रहता है कि हमें जो लोन है उसकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन सोचिए कि आप एक ही डेडलाइन दे रहे हो और उस डेडलाइन पे तक भी क्या कर पा रहा है, बोरोवर रीपे नहीं कर पा रहा है, तो अल्टीमेटली लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? बैंक को, ऑब्वियसली। लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो लॉसेस नहीं चाहिए ना, हमें लॉसेस को कम करना है। तो आरबीआई केम अप विद दिस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान कि भाई जो आपका लोन होगा उसका क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि मोहलत बढ़ा दी जाएगी, ताकि बोरोवर अपना जो लोन है वो लौटा सके। और इसी में क्या होता था कि आपका इंटरेस्ट भी कम किया जा सकता है। तो अगर इंटरेस्ट कम किया जाता है तो उसको क्या करना है, मतलब एवरी 5 ईयर उसको क्या किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। जैसे सपोज करें कि अभी क्या है कि बोरोवर को इंटरेस्ट पे करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर लोन
रीपे करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जा सकता है। लेकिन इन इंटरेस्ट रेट्स को क्या होगा कि मतलब एवरी 5 ईयर्स चेक किया जाएगा। अगर जो कंपनी है उसका जो प्रोजेक्ट है वो वायबल लगता है और वो मतलब अभी इस पोज़ीशन में है कि आपका इंटरेस्ट चुका सकते हैं, तो दोबारा से उन्हें सेम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जिस इंटरेस्ट पे उसे दिया गया था। लेकिन ये छूट सिर्फ़ तभी दी जाती है कि अगर सपोज़ प्रोजेक्ट इज़ नॉट डूइंग वेल और आपका जो बोरोवर है ही इज़ फेसिंग प्रॉब्लम इन रीपेइंग द लोन। ठीक है? तो ये था एक रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। और जो बाकी कंपनीज़ है, ये तो था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़, ठीक है? जिनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। तो वहीं जो अदर कंपनीज़ हैं उनके लिए भी आरबीआई केम अप विद सॉल्यूशन। तो उसमें क्या था, सबसे पहले स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या था कि आपका जो बोरोवर है, इफ़ ही इज़ अनेबल टू पे द अमाउंट, ठीक है? जो भी आपका लोन का अमाउंट है, तो कंपनी बैंक्स क्या कर लेते हैं, उस लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि व्हाट इज़ इक्विटी? तो इसके लिए आपको इक्विटी और डेट के बीच का जो डिफरेंस है वो समझना ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं डेट और इक्विटी के बीच का डिफरेंस। तो आपके जो डेट होते हैं ये वो अमाउंट है जो आपने लोन के तौर पे लिया है। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए कोई लोन लिया है, तो 5 साल बाद आपको क्या करना होगा, 5 साल तक एक तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा और 5 साल के बाद एक जो लोन का अमाउंट है वो आपने रीपे करना है और फिर आपके डेट क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता। जब भी किसी कंपनी में इक्विटी इशू किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को कुछ हिस्सों में बांट रहे हैं और उसके जो हिस्से हैं वो हम बेच रहे हैं। ठीक है? तो इक्विटी का मतलब है कि अब कंपनी में आपका क्या है, हिस्सा है। अब आप कंपनी के क्या हो गए हो, मालिक हो गए हो। कंपनी के फैसलों में अब आपका भी क्या होगा, एक वोटिंग राइट होगा। तो आप समझ रहे हैं ये कैसी सिचुएशन है। मान लीजिए एक किसान है, उसने लोन लिया है। ठीक है? उस किसान के 4 बेटे हैं और उसने लोन लिया है। ठीक है? तो 5 सालों तक वो क्या करता है, 5-10 साल कितने भी हो सकते हैं। ठीक है? तो वो क्या करता है, वो बैंक का लोन नहीं चुका पाता है। तो बैंक क्या उसको बोलने लग जाए कि बस आज से मैं भी आपका 5वां बेटा हूँ और आपकी ज़मीन से जो भी पैसा आएगा उसका एक हिस्सा मुझे भी आएगा। तो ये वही वाला सिचुएशन हो गया है इस वाले सॉल्यूशन में भी। रखा कि स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग में किस तरह से डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव लिया गया था 2015 में। और ये जो एसडीआर है ये कौन इनिशिएटिव लेता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बैंक जिसे हम जेएलएफ भी कहते हैं। क्या होता है जेएलएफ, इट इज़ जॉइंट लेंडर फोरम, जिसमें क्या करता है, आरबीआई अलाउ करता है नंबर ऑफ बैंक्स को, ठीक है, कि वो एक फॉर्म, एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है? और फिर क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट से या स्ट्रेस्ड बोरोवर से डील कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग देयर डेट इनटू इक्विटी। तो 2014 में ही आरबीआई ने जेएलएफ की फॉर्मेशन के लिए बैंक्स को अलाउ कर दिया था। तो आपका जो एसडीआर है, इट कुड नॉट इमर्ज एज दैट इफेक्टिव प्लान, इसलिए आरबीआई को क्या करना पड़ा, S4 स्कीम इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। व्हाट वाज S4 स्कीम? तो इट वाज अ स्कीम फॉर द सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। तो अब ये क्या था, तो इसमें वैसे तो ये भी आपका एसडीआर की तरह ही था, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे एसेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था, सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल, बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनीज प्रोजेक्ट। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने 100 रुपये उठाए हैं। ठीक है? ऑब्वियसली 100 तो नहीं उठाएंगे, बट फिर भी ठीक है, 100 रुपये उठाए हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कंपनी 90 रुपये वापस करने की हैसियत में है, मतलब 90 रुपये वापस लौटा देगी, लेकिन 10 वापस नहीं लौटा पाएगी। तो 10 आपके क्या हो गए, अनसस्टेनेबल, और जबकि 90 रुपए क्या है, वो तो वो वापस लौटा देगी। तो अब जो बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ इतने परसेंट लोन को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे आपके इक्विटी में या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में भी डिफरेंस होता है। जब हम इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें शेयर होल्डर्स की पहले राय लेनी होती है उसे कन्वर्ट करने से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है? अब किसान के 4 बेटों में जो
बँटना था, ठीक है, इनकम पूरे साल का। अब वो पाँचवें बेटे यानी कि बैंक के साथ भी बँटेगा, तो उन 4 को तो पहले पूछना पड़ेगा ना कि भई ऐसा हम करें कि नहीं करें, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आपके प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो प्रेफ़रेंस शेयर्स हैं वो इम्पैक्ट नहीं करते आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी पे। लेकिन जो आपका इक्विटी है, वो ऑब्वियसली आपके जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी उनको प्रॉफ़िट को कम करता है, उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो दिस वाज़ अबाउट S4 स्कीम, ठीक है, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए के बारे में। तो प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए में क्या था कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एनपीए क्या होता है। तो प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए है कि जब कोई अमाउंट हम लोग साइड में रख लेते हैं फ्यूचर लॉसेस को कवर करने के लिए, तो उसे कहा जाता है प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए। प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए को हम डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक टर्म्स है जो आपको क्लियर होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सिक्योर्ड लोन आपके वो लोन होते हैं जो आप जब उठाते हो ना, तो उसके बदले में कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखते हो। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सेठ के पास जाते हैं पैसे माँगने के लिए, 50,000 आपको पैसे चाहिए और आप किसी सेठ के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए। तो उन पैसों के बदले आप क्या कर देते हो, अपनी कोई ज्वेलरी सपोज़ करें वहाँ कोलेटरल पे रख लेते हो, यानी कि गिरवी रख देते हो। तो वो एक तरह से क्या हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया। यानी कि अगर कल दिन को आप वो पैसा वापस नहीं भी करते हो, तो सेठ के पास एक ऑप्शन है कि इन ज्वेलरी को बेच के मैं क्या कर लूँगा, अपना पैसा कवर कर लूँगा। तो दैट्स व्हाई जो आपकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन एडवांस किए जाते हैं उनको सिक्योर्ड लोन्स कहा जाता है। फिर हम आपके आते हैं अनसिक्योर्ड लोन पे। तो अनसिक्योर्ड लोन्स वो लोन्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कोई ऐसे गिरवी नहीं रखते हैं कोई भी चीज़। जैसे कि आपका दोस्त अगर आपसे कुछ पैसे माँगता है उधारी में, तो वो आपका एक तरह से क्या हो गया, अनसिक्योर्ड लोन। क्योंकि अगर कल दिन को वो मुकर जाता है या पैसे नहीं देता है, तो आप रिकवर कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो आपके पास अपनी कोई चीज़ नहीं रख के आया है ना, गिरवी नहीं रख के आया है, राइट? तो दीज़ आर कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन्स। तो आपका जो ये प्रोविजनिंग है, ये क्या होता है, सिक्योर्ड लोन पे एक डिफरेंट रेट से कैलकुलेट किया जाता है और अनसिक्योर्ड लोन पे डिफरेंट रेट से कैलकुलेट किया जाता है। वो रेट क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट की। आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे लिए समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका जो प्रोविज़न का अमाउंट है, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। जैसे कि सपोज़ करें आपने ₹100 का लोन उठाया था, जिसमें से कि ₹50 आप रीपे कर चुके हैं। तो अब आउटस्टैंडिंग कितना बचता है? रुपीज़ 50, ठीक है? क्या होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट? अमाउंट दैट रिमेन्स टू बी पेड, जो अभी बचा हुआ है पे करने के लिए। तो आपका जो प्रोविज़न है, ठीक है? वो क्या होगा? वो इस 100 रुपीज़ पे नहीं बनेगा, ठीक है? वो किस पे बनेगा? जितना अमाउंट बचा है। सपोज़ करें नेक्स्ट ईयर आपने ₹20 और दे दिए और अब आपके पास सिर्फ़ कितना बचा है? 30। तो अब इस साल जो आपका प्रोविज़न है वो 30 रुपीज़ पे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि लॉस तो आपका वही हो सकता है ना जो अमाउंट अनपेड रह गया है, ठीक है? फ्यूचर में आपको उसी में लग सकता है कि अब इसमें लॉस हो सकता है। जो तो आपका रिकवर हो चुका है, वो तो नहीं लॉस हो सकता ना, राइट? तो क्या होता है पीसीआर, कि हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से कोई अमाउंट एक पर्टिकुलर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और उसे प्रॉफिट में से अलग निकाल के रख देंगे, ताकि अगर कल दिन को कोई लॉसेस हो भी जाते हैं डेट रिकवरी में, तो उसे क्या किया जा सके, उस पीसीआर में से कॉम्पेंसेट किया जा सके। और इसको किस पे कैलकुलेट किया जाता है? इसको आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। और क्या होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कि लोन का टोटल लोन का जो अमाउंट है, उसमें से जितना अमाउंट रीपे करने को रह जाता है उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो देखिए, अब अलग-अलग तरह के एसेट्स होंगे। जितने भी तरह का जो आपका लोन दिया गया है बैंक्स के द्वारा, सब पे पीसीआर कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन उसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा एसेट की क्वालिटी पे। तो अगर तो आपके एसेट स्टैंडर्ड एसेट्स है, यानी कि रेगुलर पेमेंट की जा रही है बोरोवर के द्वारा, और कम चांसेस है कि आपका जो एसेट है इट विल टर्न बैड, तो आप क्या करोगे, फिर सिर्फ 0.40% से आप प्रोविजन बनाओगे। मतलब सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 0.40% ही आप क्या करोगे, प्रोविजन में डालोगे, राइट? तो ये क्या होता है, ये ऑल लोन्स के लिए एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट जो आपके एग्रीकल्चर या फिर एसएमई में दिए जाते हैं, एसएमई सेक्टर में दिए जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं एसेट की क्वालिटी डिग्रेड होके क्या हो जाती है, आपके सब स्टैंडर्ड हो जाती है, डाउटफुल हो जाती है या लॉस एसेट हो जाती है, तो आपका जो पीसीआर का
रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और वो कितना इंक्रीज़ होगा, वो डिपेंड करेगा कि एसेट की क्वालिटी कितनी रिड्यूस हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें सबस्टैंडर्ड एसेट की, यानी कि अगर आपके जो एसेट का क्वालिटी है वो सिर्फ कितना नीचे गिरा है, सबस्टैंडर्ड एसेट तक की कैटेगरी तक नीचे गिरा है, तो आपका क्या होगा कि 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट यू विल हैव टू कीप एज अ प्रोविजन इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स। तो हमने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन की बात की थी। तो सिक्योर्ड लोन में क्या होता है, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी भी रखी होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका रेट थोड़ा सा कम होगा। और जो अनसिक्योर्ड लोन होंगे, यानी कि जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई है, उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में भी आपको क्या देखना पड़ेगा, कौन से सिक्योर्ड है, कौन से अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड वालों पे आप प्रोविजन बनाओगे 15% से, और अनसिक्योर्ड वाले पे प्रोविजन बनेगा 25% से। फिर आगे अगर फर्दर उसका जो क्वालिटी है, एसेट का क्वालिटी, वो डिग्रेड हो जाता है या डाउनफॉल करता है, तो आपका क्या होगा, फिर आपको आपका जो रेट है वो और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि डाउटफुल एसेट के केस में 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन एंड 100% ऑफ द अमाउंट इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। अगर आपके लोन सिक्योर्ड है तो 25% से आपको पीसीआर कैलकुलेट करना होगा, और अगर आपके जो लोन्स हैं वो अनसिक्योर्ड है तो 100%, यानी कि जितना का जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग पड़ा है उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट आपको प्रोविजन में डालना पड़ेगा। अब इसमें भी क्या होगा, जो डाउटफुल एसेट है ना, उसकी भी अलग अलग कैटेगरी होगी कि मतलब 1 साल तक डाउटफुल रहा, 1 से 3 साल तक डाउटफुल रहा, या 3 से ज़्यादा साल तक डाउटफुल रहा। तो ये जो पहला केस हमने पढ़ा, ये था कि अगर 1 साल तक आपका जो एसेट है वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 1 और 3 साल के बीच में आपका जो एसेट है वो डाउटफुल की कैटेगरी में है, तो आपको 40% रखना होगा इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन, और 100% रखना होगा इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। और अगर 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आइदर आपके सिक्योर्ड लोन्स हैं या फिर अनसिक्योर्ड लोन है, आपको 100% अमाउंट क्या रखना पड़ेगा, प्रोविजन में डालना पड़ेगा। तो दिस इज़ अबाउट एनपीए प्रोविजनिंग क्वालिटी ऑफ एसेट, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अभी इतना ही नहीं है, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। जैसे कि हमने 3R फ्रेमवर्क की बात की थी, तो उसमें हमें क्या करना था कि रिस्ट्रक्चरिंग और आपका रेक्टिफिकेशन और रिकवरी, 3 फ्रेमवर्क थे। तो उसमें रिकवरी वाला जो फ्रेमवर्क है वो अभी भी रहता है। तो सरफेसी एक्ट उसके अंडर हम पढ़ेंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यानी कि अभी एनपीए के बारे में आपको और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बाकी है, तो इसलिए प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड।